गुड इवनिंग दोस्तों, MKC क्लासेज में आप सभी का स्वागत। एक बार फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी तक हम लोगों ने देखा हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो तीसरा टॉपिक है अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब नाभिकीय रिएक्टर माध्यम द्वारा बिजली का उत्पादन। तो जैसा कि आप लोग चित्र को देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नाभिकीय रिएक्टर होगा, ऐसे परमाणु रिएक्टर होगा जिसमें ईंधन के रूप में फ्यूल है जो ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और थोरियम 232 रखे जाते हैं। और इनमें जो बोरान 3 छड़ें रखी जाती हैं, बोरान की या अथवा कैडमियम की, किसकी, बोरान या कैडमियम की। और मॉडरेटर के तौर पर, मॉडरेटर है जो मंदक के तौर पर हम लोग ग्रेफाइट या D2O मतलब भारी जल, इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसके बाद कूलेंट के माध्यम से, कूलेंट एक पाइप होती है जिसमें आपका शीतलक के रूप में जो पदार्थ भरा होता है, जो धातु होती है वो सोडियम धातु होती है। शीतलक के द्वारा ये जो हीट उष्मा जो उत्पन्न होती है ये अपना हीट एक्सचेंजर में जाती है। हीट एक्सचेंजर के बाद स्टीम वाल्व में जाता है, हीट एक्सचेंजर के बाद स्टीम वाल्व में जाता है और स्टीम वाल्व की सहायता से टरबाइन को प्रेशर दिया जाता है, जो स्टीम का प्रेशर दिया जाता है। और ये टरबाइन अल्टरनेटर के रोटर को घुमाता है, देन रोटर EMF जनरेट कर देता है। जैसा कि हम लोगों ने अल्टरनेटर के बारे में पढ़ चुका है कि अल्टरनेटर जो है EMI के सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि जो DC जनरेटर अभी तक जो पढ़ रहे थे वो भी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार अल्टरनेटर भी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे RYV 3 फेस इंड्यूस्ड हो गया है, जो पैदा हो गया, इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के ट्रांसमिट कर देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के लाइन को ट्रांसमिट कर देते हैं, फिर उसके बाद अपना जो काम आता है वो ट्रांसमिशन का काम आ जाता है। अब काम कैसे करता है ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब इसमें जो क्रिया होती है वो नाभिकीय विखंडन होता है। कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन। ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय विखंडन। सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो ईंधन होंगे इसमें अपना नाभिकीय विखंडन होगा। नाभिकीय विखंडन होगा जैसा कि हम लोग ने नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे अपना परमाणु बम कार्य करता है। अगर परमाणु बम कहीं विस्फोट हो जाए तो उसका इतना चयन होता है, न्यूट्रॉन की बमबारी 1 से 3, 3 से 9, 9 से 18, इस तरीके से जो विखंडन होता रहता है, इस तरीके से इसमें विखंडन होता है जो नाभिकीय रिएक्टर में जो अपना इक्विपमेंट यूज किया गया है। तो इसको हमने रोकने के लिए हमें मॉडरेटर या D2O की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो ईंधन यूज करते हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो ईंधन यूज किया जाता है वो यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 232। और थोरियम का जब रिएक्शन होता है, जब थोरियम अभिक्रिया करता है तो यूरेनियम 233 का निर्माण करता है, जो ये भी एक फ्यूल का काम करता है। अब जब ये रिएक्शन शुरू हो गया तो रिएक्शन बमबारी हो रही है, उस बमबारी को कम करने के लिए मॉडरेटर, ग्रेफाइट की छड़ या D2O, इसको हिंदी में बोलते हैं मंदक। क्या बोलते हैं? मंदक। तो मंदक के रूप में मॉडरेटर या ग्रेफाइट की छड़ प्रयोग की जाती है। तो उस बमबारी को, जो न्यूट्रॉन की बमबारी हो रही है, जो नाभिकीय विखंडन हो रहा है तेज़ी से, उसको कम करने के लिए या उसको मंदक मतलब मंद करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट की छड़ें प्रयोग की जाती हैं या ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अब बात आई, जब रिएक्शन यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, फिर यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुई या हीट प्रोड्यूस होने के बाद ये जो शीतलक के रूप में एक कूलेंट वाली पाइप लगी है जिसमें सोडियम धातु भरा हुआ है, इस सोडियम धातु शीतलक का काम करता है इस हीट को हीट एक्सचेंजर में ले जाने के लिए, जिससे पाइप फटे ना, इसलिए इसमें सोडियम धातु के दाने भर दिए जाते हैं। और इस पाइप के द्वारा ये हीट एक्सचेंजर में आता है, जहाँ पे अपना ठंडा पानी होता है और हीट एक्सचेंजर से अपना ठंडा पानी गर्म होता है। ये जो कोल्ड वाटर है
ये हीट एक्सचेंजर के माध्यम से गर्म होता है। जैसा कि नॉर्मली हम लोगों ने घर पे देखा, जो अपना इमर्सन रॉड होता है वो भी एज ए हीट एक्सचेंजर का काम करता है। इमर्सन रॉड में जब गर्मी पैदा होती है, जो ऊष्मा पैदा होती है, इमर्सन रॉड का हीट गर्म होता है, देन वो पानी को ऊष्मा ट्रांसफ़र कर देता है और पानी अपना गर्म हो जाता है। क्लियर। ठीक उसी प्रकार ये जो पाइप है, कूलेंट वाली पाइप है, जिसमें सोडियम के दाने भरे गए हैं ठंड के लिए या कूलेंट के लिए, इससे अपना हीट एक्सचेंज हुआ, हीट इसमें से जा रहा होता है, देन ये ऊष्मा इसमें से जा रहा है, इधर से उधर फ्लो हो रहा है, तो देन इसमें जो पानी है वो गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ, एज ए स्टीम बना, और इस स्टीम को हमने ले लिया किसमें, स्टीम वाल्व में। किसमें ले लिया, स्टीम वाल्व में ले लिया, और स्टीम वाल्व को हमने टरबाइन पे प्रेशर दिया। स्टीम जो भाप बना, जो स्टीम बना, उसके द्वारा हम टरबाइन पे प्रेशर दिया और टरबाइन अपना मूव किया। टरबाइन अपना मूव किया, देन अल्टरनेटर का काम क्या है, बिजली पैदा करना। तो अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन से मिल गया। देखिए अल्टरनेटर को क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात समझ में आ रही ना। अल्टरनेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना, जबकि टरबाइन का काम है कैनेटिक एनर्जी, वाष्प की जो कैनेटिक एनर्जी है, ध्यान देना, वाष्प की जो गतिज ऊर्जा है, स्टीम की जो गतिज ऊर्जा है, उसको किस में बदलना, मैकेनिकल एनर्जी में। बात समझ में आ गई। तो टरबाइन का जो काम है स्टीम की कैनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, देन अल्टरनेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब यहाँ ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए, यहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा होती है, इसलिए जो इसमें रोटर प्रयोग करते हैं वो सिलिंड्रिकल टाइप का होता है। सिलिंड्रिकल, किस प्रकार का रोटर प्रयोग करते हैं, सिलिंड्रिकल प्रकार है, जब बेलनाकार, जिसकी लंबाई अधिक, एक्सिस कम, जिसकी लंबाई अधिक और व्यास कम होता है। बहुत बार पूछा जाता है अधिक स्पीड के लिए जो रोटर प्रयोग किया जाता है उसका व्यास या एक्सिल लंबाई क्या होती है, तो लंबाई अधिक होगी और व्यास क्या होगा, कम होगा। तो समझ में आ गया। स्टीम वाल्व से हमने टरबाइन को दिया, टरबाइन स्टीम के गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल में बदल दिया, मैकेनिकल अल्टरनेटर को मिल गया, अल्टरनेटर ने इलेक्ट्रिकल बदला, इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे हमने क्या लगाया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया, देन लाइन को ट्रांसमिट कर दिया गया, RYV पैदा हुआ और उसको ट्रांसमिट कर दिया गया। अब बात आती है ये बोरान और कैडमियम किस लिए लगे हैं। दोस्तों जब ये बिजली पैदा कर रहा होता है तो बिजली की खपत, जो पावर एक बार पैदा हो गई उसको कम ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते, या ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता ना समाप्त किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो जब ये क्रियाएं हो रही हैं तो ये क्रियाएं बहुत तेज़ी से हो रही हैं, इस क्रिया को या लोड के अनुसार हमें सप्लाई कितना चाहिए या वोल्टेज कितना पैदा करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्रिया करवाते हैं। ये जो बोरान और कैडमियम की छड़ लगी है ये कंट्रोलिंग रॉड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग रॉड। कंट्रोलिंग रॉड, ये जो बोरान या कैडमियम की छड़ लगी हैं ये रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। इस जो बोरान या कैडमियम की छड़ें लगी हैं, जैसे इसको हम नीचे दबाते हैं ये छड़ें अंदर आती हैं इस लगभग फ्यूल के आसपास, तो ये रिएक्शन को बहुत मंद कर देती हैं या रिएक्शन को कम कर देती हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन इसकी तरफ खिंच जाता है। जब न्यूट्रॉन को ये अवशोषित कर लेता है, न्यूट्रॉन खिंच जाएगा तो बमबारी कम होगा, जब बमबारी कम होगा तो इसमें हीट कम पैदा होगा, हीट कम पैदा होगा तो हीट यहाँ कम आएगा, और जब हीट कम आएगा तो ऊष्मा या स्टीम जो बनेगा वो कम बनेगा तो टरबाइन कम गति से घूमेगा, जब टरबाइन कम गति से घूमेगा तो अल्टरनेटर की भी गति कम होगी, तो अल्टरनेटर की जब गति कम होगी तो EMF भी कम होगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया कि नहीं। जब अल्टरनेटर मैग्नेटिक फ्लक्स को कम काटेगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता ना, जैसा कि अब आइए देखते हैं। फैराडे ने जो 2 नियम दिए थे, उन्होंने कहा था पहला कि जब तक मैग्नेटिक लाइन या चुंबकीय क्षेत्र को किसी कंडक्टर के द्वारा काटा जाएगा या किसी रोकर एज ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर के द्वारा काटा जाएगा तब EMF जनरेट होगा, इन्होंने बोल दिया। लेकिन पहला नियम दिया कि जब तक ये EMF कटेगा, जब तक इस EMF को रोकर काटेगा या कंडक्टर काटेगा तभी तक EMF जनरेट करेगा। ये फैराडे ने पहले नियम को डिफाइन कर दिया, ठीक।
बात समझ में आ गई। दूसरा नियम इन्होंने जो दिया, उन्होंने कहा कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मतलब जो दूसरा नियम दिया, ई बराबर दिया डी फाई अपान डी टी, मतलब फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, माइनस एन डी फाई अपान डी टी। ये तो दूसरा नियम दे दिया इन्होंने फेराडे ने। तो फ्लक्स जितना ज़्यादा परिवर्तन, मतलब जितने कम समय में जितना ज़्यादा फ्लक्स कटेगा, जितने कम समय में जितना ज़्यादा फ्लक्स कटेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट करेगा। बात समझ में आ रही ना। तो जब यहाँ से आपको ऊष्माई कम मिला, स्टीम कम मिला, तो कम प्रेशर से टरबाइन घूमेगा। जब टरबाइन कम गति से घूमेगा तो ईएमएफ भी कम जनरेट होगा। बात समझ में आई। फिर जैसे ही इस रॉड को हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो ये न्यूट्रॉन दूर हो जाता है। मतलब ये जब खिंच जाता है तो न्यूट्रॉन आकर्षित नहीं हो पाता और न्यूट्रॉन आपस में बमबारी करने लगता है, जिससे अपना ऊष्मा ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और ये हीट एक्सचेंजर से ये पानी को गर्म करता है, ज़्यादा गर्म करता है, मतलब स्टीम ज़्यादा प्रेशर से बनाता है। स्टीम ज़्यादा बनाएगा तो यहाँ पे स्टीम का प्रेशर ज़्यादा होगा एज ए काइनेटिक एनर्जी। जब स्टीम ज़्यादा होगा तो टरबाइन भी तेज़ घूमेगा, टरबाइन तेज घूमेगा तो फ्लक्स को काटेगा, जैसा कि फैराडे ने दूसरे नियम में बोला था। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर ज़्यादा होगी, तो देन ईएमएफ ही ज़्यादा जनरेट होगा। बात समझ में आ गई? इतना तो समझ में आ गया। ठीक, अब देखते हैं। अब तो काम तो हो गया मॉडरेटर का, ग्रेफाइट D2O क्या है, बोरान कैडमियम क्या है, कंट्रोलिंग रॉड क्या है। शीतलक के रूप में यहाँ सोडियम धातु के लेप लगाए जाते हैं, दाने भर दिए जाते हैं, हीट एक्सचेंजर में जाता है, उसमें प्रोड्यूस होता है, यहाँ से हीट निकलती है, जो वाष्प स्टीम वाल्व में जाता है, स्टीम वाल्व से टरबाइन में, टरबाइन से अल्टरनेटर को घुमाता है और ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अब बात आई कि इसमें पानी कहाँ से आए। जब ये स्टीम टरबाइन पे पड़ा, जब ये स्टीम को हमने टरबाइन पे डाला तो टरबाइन तो अपना काम कर दिया, कनेक्टिव को मैकेनिकल में बदल दिया, लेकिन फिर वो स्टीम आया कहाँ पे, कंडेंसर में। जैसा कि हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट में पढ़ा था, कंडेंसर का काम क्या था, हीट एज ए वाष्प को पानी में बदलना। कंडेंसर का काम क्या है, वाष्प को पानी में बदलना। देन यहाँ भी यही काम है, जब टरबाइन से वाष्प तो घूम गया, इसका काम हो गया, तो फिर जब टरबाइन से वाष्प पढ़ने के बाद जो बचा वो कंडेंसर में आया, तो कंडेंसर ने ऊष्मा को किस में बदल दिया, पानी में बदल दिया। और ये पानी अगर ज़्यादा हुआ तो नदी में बह गया, और फिर नहीं तो कंडेंसर के माध्यम से, और एक रिवर है नदी, यहाँ से पानी भी उठाया, इस पानी को कंडेंसर्स का, और ये प्यूरीफाई लगा के पंप लगा दिया जाता है। ये शुद्ध पानी जो आता है नदी से, ये प्यूरीफायर है, प्यूरीफायर पंप। तो यहाँ से पानी आया, इस और कंडेंसर से पानी, दोनों पानी मिल गए, फिर अपना कहाँ पे आ गए, हीट एक्सचेंजर में। कहाँ पे आ गया दोनों पानी, हीट एक्सचेंजर में। देन हीट एक्सचेंजर से अपना काम बन गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आया? तो मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर पूछें नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट या D2O। D2 मतलब भारी जल, और भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, याद रखना, 1 नंबर मिल सकता है। फ्यूल के रूप में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 232। और थोरियम के रिएक्शन के कारण यूरेनियम 233 का उत्पन्न होता है, जो भी ईंधन का काम करता है। इसमें कंट्रोलिंग रॉड के रूप में बोरान और कैडमियम की छड़ें प्रयोग की जाती हैं। एक कूलेंट पाइप होती है जिससे हीट आसानी से अपना हीट एक्सचेंजर में जाती है, जो पानी को गर्म करता है। पानी को गर्म करना और वाष्प में बनाना हीट एक्सचेंजर का काम है। देन स्टीम वाल्व लगा, इस वाल्व के द्वारा टरबाइन पे प्रेशर डाला गया स्टीम का प्रेशर पड़ने के बाद अल्टरनेटर घूम गया, ये मैं जनरेट कर दिया। देन हीट को पानी में कन्वर्ट कर दिया कंडेंसर, फिर कंडेंसर से पानी मिल गया आपको हीट एक्सचेंजर में। बात समझ में आ गई? इतना बात समझ में आया? अब देखा जाए जो भारत में है न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ है। अब देखा, भारत का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कहाँ है, तारापुर। कहाँ है, तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, और यही सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा भी है। मतलब भारत का जो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है वो तारापुर महाराष्ट्र में है, जो भी सबसे बड़ा भी है। इसके बाद इससे बड़ा नहीं बनाया जा सका। और दूसरा काकरा पावर प्लांट कहाँ पे है, गुजरात में। काकरा पावर प्लांट गुजरात में है। कैगा पावर प्लांट
जो है वो कर्नाटक में है, और कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है तमिलनाडु में है, और नरौरा उत्तर प्रदेश में है। नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद ध्यान रखना। नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? यूपी में। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि केजीक्यू का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी में, तो हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? नरौरा में, जो है कहाँ पे है? यूपी में। बात समझ में आ गई? और यह पावर प्लांट क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी को किस में बदलता है? न्यूक्लियर एनर्जी को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। जैसा कि परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, सेम प्रोसेस वही है जो अपना नाभिकीय रिएक्टर में होता है, वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया ना? तो यही रहा आज का टॉपिक, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब अगर हम कह रहे हैं कि हम अगर इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो 1 नंबर गेन यहाँ से किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 10-15 मिनट का टॉपिक है जिसमें 1 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने क्या देखा? हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में देख लिया, थर्मल पावर प्लांट के बारे में देख लिया, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आज का टॉपिक था। क्लियर? तो 1 नंबर इकट्ठा करना है, यहाँ से एक नंबर इकट्ठा करना। जैसा कि हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि आपको यूपीपीसीएल केजीक्यू में अगर सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ रहिए, एक नंबर को इकट्ठा करते रहिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नो प्रेशर, नो टेंशन, बस साथ दीजिए और पढ़िए, मेहनत करिए। बात समझ में आ गई? अगर जिंदा हो तो जिंदा रहना ज़रूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा रहना ज़रूरी है। इसी के साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।